अमेज़ॉन की एक सीरीज़ बनी थी मिरांडा हाउस की, कॉलेज लाइफ की, जहाँ पे मिरांडा हाउस में भी शूटिंग हुई थी। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम लगी? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में फोन को प्रमोट किया जाता है? आपकी वीडियो आई कि SRCC में आपकी कुछ बहस वगैरह हुई, तो क्या इंसिडेंट था वो? हाईएस्ट पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और फैसिलिटीज की जब डिमांड करी थी स्टूडेंट्स ने, तो डायरेक्टर की वीडियो सामने आई कि मैं आपको जूतों से पीटूंगी। प्लेसमेंट का कंडीशन इस वक्त एज अ स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट आपको कैसा लगता है? बीए प्रोग्राम में अगर एक सेक्शन में 90 बच्चे हैं तो 85 बच्चे बेरोजगार निकलेंगे वहां से। एडमिशंस उतने फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुए। जिसके हाथ में पावर है वो तो कितने भी मार्क्स पे एडमिशन दे दे, क्या आज तक उसके ऊपर इंक्वायरी हुई है? एक और कंसर्न आता है जो कि है रैगिंग। अंतरात्मा मेरी कांप गई थी वो वीडियो को देख के। हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं यूथ का एक बहुत ही जाना माना फेस, स्पेशली दिल्ली में, क्योंकि वो हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के प्रेसिडेंट रौनक खत्री। वेलकम रौनक, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया है नमित भाई, आप कैसे हैं? और अब क्योंकि कुछ 1-2 महीने में एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी हमेशा देखा जाता है एक हॉट प्लेस, स्टूडेंट्स जिसमें जाना चाहते हैं। हमेशा स्टूडेंट्स को बहुत उम्मीदें रहती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रैक करने की। सो आई थॉट हु बेटर दैन द प्रेसिडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन हिमसेल्फ। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि रौनक डूसू के प्रेसिडेंट की जो पोजीशन है ना, ये एक बहुत ही ऑनरेबल पोजीशन है जो कि अपने साथ ऑनर के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लाती है। हमारी कंट्री के कुछ बहुत जाने माने फेसेस डूसू के प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी डूसू प्रेसिडेंट थे। हमारी करंट जो दिल्ली की CM है रेखा गुप्ता जी, वो भी डूसू प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। तो कैसी फीलिंग है अभी? फीलिंग बहुत अच्छी है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा आपने कही, और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। 6 लाख स्टूडेंट्स का नेतृत्व कर रहे हैं हम दिल्ली विश्वविद्यालय में। वोटिंग तो सिर्फ 1.5 लाख स्टूडेंट्स में से होती है, पर जिम्मेदारी 6 लाख की है। तो ये भी अपने आप में एक टास्क है। अगर प्रधानमंत्री जी देश के बनते हैं या CM जो दिल्ली की बनती हैं, वो सब उनके वोटर होते हैं और तब उनकी वो मदद करते हैं। हम तो नॉन वोटर की भी जो है डुसूस की मदद करता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने कॉलेजेस हैं टोटल इस वक्त? ऑलमोस्ट 90 कॉलेजेस। एंड वहाँ उन 90 कॉलेजेस के सारे स्टूडेंट्स जिनको भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, वो आपके पास रीच आउट कर सकते हैं? बिल्कुल रीच आउट कर सकते हैं। तो रौनक, अगर ओपनिंग इस पॉडकास्ट की मैं ऐसे ही करूं, क्योंकि आपको आई गेस अब 8 से 9 महीने हो चुके हैं इस पोजीशन पे। 4 महीने ओके, 4 मंथ्स इफेक्टिव, एक अच्छा खासा वक्त है। और उसी में हमने देखा है कि पिछले काफ़ी वक्त से बहुत सारी आपकी वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया पे, आपके वर्क की, रिगरस वर्क की भी आ रही हैं। तो पहले ये जानना चाहूँगा कि इस 4 महीने की इस पोजीशन, इस टेन्योर में आपको क्या लगा कि स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में? सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन का बिहेवियर, प्रशासन का बिहेवियर। प्रशासन DU के स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं समझता। क्यों? इसका रीज़न आज तक मुझे भी नहीं समझ आया, ना स्टूडेंट्स को समझ आया। स्टूडेंट्स आराम से बात करे तब इन्हें समझ नहीं आता। स्टूडेंट्स गुस्से में बात करे तो बदतमीज़ का टैग सबसे पहले आपको मिल जाता है। तो फिलहाल तो ये दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल है, पर सभी कॉलेजेस का नहीं कहूँगा मैं, मैक्सिमम कॉलेजेस का कह सकता हूँ। एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, उसमें से कुछ एक्सेप्शनल कॉलेजेस हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, प्रशासन अच्छे से बात करता है, उनका मान सम्मान बहुत ज़्यादा करते हैं, जो अच्छे से बात करता है स्टूडेंट्स के साथ, टाइमली प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर देता है। बात करने का मेरा सेंस ये है कि सिर्फ बात करना मकसद नहीं है। मैंने कोई प्रशासन को अपनी प्रॉब्लम बताई, उसका सोल्यूशन हो गया, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन बिहेवियर हमें चाहिए। एक बात करने से, सिर्फ हंस के बात कर देने से भी हल नहीं होता। हल होता है कि समस्या का समाधान प्रशासन कर दे। वहाँ हमें चीज़ें देखने को मिली हैं जो सबसे बड़ी कमी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन की ये प्रॉब्लम है कि लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को ठीक से केटर नहीं कर रहे। पर अगर हम अब प्रॉब्लम्स पे आएँ कि स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं आपके हिसाब से ज़्यादातर? डेली हम सुबह उठते ही पानी पीते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज पीने का पानी। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की कि दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र आता है, एडमिशन लेता है, और फिर पीने के पानी के लिए उसको जो है डुसू को गुहार लगानी पड़ती है, प्रशासन को गुहार लगानी पड़ती है। सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वॉशरूम्स। आप देहात के कॉलेजेस में जाइए, आउटर कॉलेजेस में जाइए, मैं नॉर्थ कैंपस की बात नहीं कर रहा, बाकी कॉलेजेस भी दिल्ली विश्वविद्यालय के, जैसे भगिनी निवेदिता कॉलेज,
क्या आज तक हमारे वाइस चांसलर साहब भगिनी निवेदिता कॉलेज गए हैं? जवाब मिलेगा नहीं। और वहाँ के आप ज़रा वॉशरूम्स का हाल देख के आइए, पता चलेगा कि वहाँ वॉशरूम तो छोड़िए, वहाँ बंदा खड़ा भी नहीं हो सकता। ये हाल वॉशरूम्स का दिल्ली विश्वविद्यालय का है। हमारी ये बेसिक लड़ाई है जो स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में आके आज के टाइम पे लड़ रहा है। वहाँ की प्रिंसिपल के पास मैं गया था तो बच्चे माइग्रेशन के लिए साइन करवाने प्रिंसिपल के बाहर लाइन लगी हुई थी। मैंने पूछा मैम ये माइग्रेशन क्यों ले रहे हैं? वो लड़कियों का गर्ल्स का कॉलेज है सिर्फ। तो मैम ने कहा ये हमारे कॉलेज से खुश नहीं है, इनको दूर पड़ता है इसलिए माइग्रेशन ले रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं वहाँ से फिर माइग्रेट होते हैं दूसरे कॉलेजेस में। तो सोच सकते हैं आप वहाँ का हाल क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ इंडिया की एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, बहुत पुरानी है। दिल्ली की तो आई गेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से, ओल्डेस्ट एंड द बिगेस्ट। इतने कॉलेजेस अगर उसके अंडर कवर हो रहे हैं, डेफिनेटली द बिगेस्ट। वहाँ पे अगर हम वाटर जैसी चीज़ों की प्रॉब्लम के बारे में सुनते हैं तो एक्चुअली में एक बड़ा कन्फ्यूजन सी बात आती है कि यार जहाँ पे हर स्कूल के वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकिंग स्टूडेंट्स जा रहे हैं, 90+ ही जाएंगे क्योंकि इतना टाइट कॉम्पिटिशन है, तो वहाँ पे अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो क्या रीज़न आपको लगता है इन प्रॉब्लम्स का? कि यार क्योंकि वाटर तो एक ऐसी चीज़ है, आजकल इवन मेट्रो स्टेशंस पे भी आपको क्लीन वाटर मिल जाएगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी जगहों में क्यों है ऐसी प्रॉब्लम? जो मैंने अभी तक चीज़ें फेस करी है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर मैं कहूँगा। अगर कोई वाटर कूलर भी खरीदना है तो उसको डीन ने मान लो अप्रूव करके आगे भेज दिया फाइनेंस ऑफिसर के पास, फाइनेंस ऑफिसर ने टाइम लगा दिया, हफ्ता 10 दिन इसी प्रोसेस में निकल गया। पता चल रहा है कहीं और फाइल अटक गई तो अभी तक वाटर कूलर सैंक्शन नहीं हुआ। और आप अगर वाटर कूलर की बात करें तो डीन के रूम में या प्रिंसिपल के रूम में तो बाहर से 20-20 लीटर की कैन आ रही हैं, वो तो वाटर कूलर से पानी नहीं पी रहे, तो उनको प्रॉब्लम नज़र ही नहीं आती। जब स्टूडेंट्स उनके नोटिस में लाते हैं कि मैम हमें पानी नहीं मिल रहा पीने का, आप हमें पानी दीजिए, जब उन्हें पता चलता है कि हाँ कॉलेज में पानी की प्रॉब्लम है। आप अगर प्रशासन का एक बार बंद करवाइए किसी भी कॉलेज का बाहर की जो वाटर कैंस आ रही हैं, तब उन्हें ऑटोमेटिक समझ आ जाएगी कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। कई कॉलेजेस में हमने करा भी था, लास्ट ईयर लॉ फैकल्टी में पानी नहीं था तो हमने बाहर की जो कैन लॉ फैकल्टी में आ रही थी वो बंद करवा दी थी। मगर मैम आप भी अब यहाँ से पानी पीजिए। एक ही दिन में समझ आ गया था प्रशासन को कि प्रॉब्लम है। तो स्टूडेंट्स को, जैसा मैंने कहा पहली लाइन में, कि स्टूडेंट्स को स्टूडेंट नहीं समझा जा रहा, दैट इज द बिगेस्ट रीजन। और ये बहुत बड़ा डिलेमा है क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे टॉपिक्स जब तक सामने ना आए ना तब तक लोगों को लगता है ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो चीज़ इतने टाइम से चलती आ रही है। क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि ये कुछ 2-4-6 महीने 1 साल में चीज़ें ऐसी हुई हैं, ये काफ़ी वक्त से चलती आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आई गेस ये प्रॉब्लम्स कभी एड्रेस नहीं करी गई ढंग से। अब पिछले साल जब मैंने पानी का मुद्दा उठाया तो जो अदर पार्टी के कैंडिडेट्स थे या जो डुसू होल्ड पदाधिकारी भी थे जो डुसू के लास्ट ईयर जो जीते थे, वो कह रहे थे हम पानी की राजनीति नहीं करते। मतलब उनको मेरा पानी मांगना राजनीति लग रहा है। कितनी गजब की बात है, पानी दिलाने में वो असक्षम रहे, हम मांग रहे हैं अपने लिए पीने का पानी तो उनको वो राजनीति लग रहा है। ना हम किसी पार्टी से एसोसिएटेड थे, हम अपने लिए पानी मांग रहे थे, ना किसी पॉलिटिकल बैनर के तहत हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, पर फिर भी उनको राजनीति लग रहा है। तो लोगों की सोच ऐसी, पॉलिटिशियंस की, दिल्ली विश्वविद्यालय में जो स्टूडेंट लीडर्स हैं कुछ सेगमेंट के गिने चुने, तो उनको इस चीज़ पे राजनीति लगा। और उन्हीं की पार्टी के लोग फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करते थे कि भैया मेरे कॉलेज में भी पीने का पानी नहीं है और मैं ABVP का ये पोस्ट होल्डर हूँ, मेरे पास प्रूफ्स हैं। तब उन्हें समझ आया कि नहीं, बात तो सच कह रहे हैं। तो रौनक जी, अब यहाँ पे रौनक भाई एक बात और है कि देखा गया कि एक ना डेफिनेटली अगर एक स्टूडेंट अपने स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट के पास प्रॉब्लम लेके आएगा तो प्रेसिडेंट का फर्ज है वो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करेगा, बिल्कुल। लेकिन ना अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया में एक ऐसी फिगर आपकी बनाई गई कि रौनक का बात करने का ढंग जो है ना वो थोड़ा सा गर्म मिजाज है, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो फैकल्टी का स्टाफ है, प्रोफेसर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन है। तो रौनक जाके जिस तरह से बात कर रहे हैं ना, जैसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, वो थोड़ा हार्श है। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं स्टूडेंट्स को। हमारी लड़ाई कागज़ों और नियमों के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई है सच्चाई की और न्याय दिलाने की। और उस न्याय की और सच्चाई दिलाने की लड़ाई में अगर मेरा बात करना बदतमीजी लग रहा है तो मैं बिल्कुल लड़ूंगा। न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारी बात में झूठ साबित हो
या हम गलत चीज़ की मांग कर रहे हो तो मैं बिल्कुल कबूल करूँगा इस चीज़ को कि मैं बदतमीज़ी करी है मैंने। पर जब तक मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ, SRCC की घटना की आपने बात करी। हाँ, मैं वो उस पे आने लगा था कि पीछे उसकी भी काफ़ी वीडियोस आई, आपकी वीडियो आई कि SRCC में आपकी कुछ बहस वगैरह हुई, तो क्या इंसिडेंट था वो सेम इंसिडेंट था। मैंने जैसा आपको बताया कि हमारी लड़ाई जो है वो सच्चाई के लिए और न्याय के लिए है। वहाँ के जो SRCC के स्टूडेंट्स थे, पिछले 8 महीने से लगातार प्रशासन को लेटर पे लेटर वो दिए जा रहे थे, पर उसके बाद भी प्रशासन ने उनकी एक नहीं सुनी। किस चीज़ के लिए लेटर्स थे वो डॉग्स को एक एरिया में कन्फाइन कर दिया गया था। डॉग्स की कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो बेजुबान जानवर के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। उसमें वो स्टूडेंट्स लड़ रहे थे मेरे लड़ने से पहले, तो उनको फीडिंग पॉइंट्स ना देना कॉलेज के द्वारा। स्टूडेंट्स क्या मांग रहे थे कि फीड कराने के लिए डॉग्स को हमें पॉइंट अलॉट कर दीजिए, साथ ही साथ डॉग्स को कन्फाइन ना किया जाए एक एरिया में। ये छोटी मोटी 2-3 डिमांडें थी जिसको प्रशासन पिछले 8 महीने से इग्नोर करता आ रहा था। फिर स्टूडेंट ने एट द एंड मुझे रिक्वेस्ट की, उसके बाद मैं SRCC कॉलेज गया। फिर SRCC कॉलेज जाने के बाद पता चलता है प्रिंसिपल महोदया है नहीं, तो मैं वाइस प्रिंसिपल से मिलता हूँ। वो मुझे बात करने के लिए मना कर देती हैं कि मेरी क्लास है। एक डूसू प्रेसिडेंट को, चलो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ इस चीज़ को कि अगर वो बिजी हैं तो मैं 1 घंटे बाद उनसे मिल लूँगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। पर पता चल रहा है कि उनकी क्लास भी नहीं है। उन्होंने मुझसे झूठ बोला और बात करने की बजाय वो पुलिस को बुला रही है कि इनके पास कोई परमिशन नहीं है मेरे से बात करने की। क्या एक डूसू प्रेसिडेंट को पुलिस की परमिशन चाहिए होगी किसी प्रिंसिपल से बात करने के लिए? आज तक तो हमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला। पर मैडम को डर था कि ये मेरे से क्या बात करेंगे या कैसे बात करेंगे, या मैं इस पद के लायक नहीं हूँ जो मैं इनको जवाब दे पाऊँ, तो उन्होंने हमसे बात करने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। फिर लगातार 10-15 मिनट की जो कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद मैडम ने एग्री किया कि चलो अब मैं बात कर लेती हूँ। अगर डूसू प्रेसिडेंट को बात करने के लिए भी एक प्रोफेसर से 15 मिनट के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो सोचो आप उन 8 महीने से उन स्टूडेंट्स का क्या हाल होगा जो लेटर पे लेटर दिए जा रहे थे। उसके बाद जो साथ में जो वीडियो सबके सामने वायरल हुआ था, वो वीडियो एक प्रोफेसर का था जो वाइस प्रिंसिपल के साथ लगातार घूम रहा था। मैंने उनसे पूछा आपका पद क्या है, उन्होंने तब मेरे को कुछ नहीं बताया। आप इस कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं वो सब्जेक्ट नहीं बता रहे मेरे को अपना। हमारे वो आई कार्ड चेक कर रहे थे कि आप अपना आई कार्ड दिखाओ, आप डूसू प्रेसिडेंट हो कौन हो। वो हमें आई कार्ड नहीं दिखाएं। हम सबके रिप्रेजेंटेटिव होने के बाद भी हमारा अगर पहचान पत्र मांगा जाता है और उस प्रोफेसर का नहीं मांगा जाता जो एक पर्टिकुलर संघ से बिलोंग करता है, जिसने मुझे कहा भी कि मैं संघ से हूँ, मेरा जो है संगठन है, तो मैं संगठन से दबने वाला आदमी हूँ? हम छात्र नेता हैं, हम किसी से दबने वाले आदमी नहीं हैं। वो दबाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वो हमने वीडियो जो सबके सामने आई वो शेयर की, हमने खुद से शेयर की है, कोई किसी और पेज पे तो नहीं डली, मैंने ऑफिशियल पे डाली है। तो उसके बाद उस मैटर में कोई इम्प्रूवमेंट या आपको कोई रिस्पॉन्स मिला SRCC से, पॉजिटिव रिस्पॉन्स? कुछ चीज़ें सुधारी हैं, कुछ चीज़ें अभी भी एज इट इज़ ही हैं, जिसके लिए अब हम एक रिट भी अब तैयार कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो बिल्कुल ही अनदेखा कर रहा है एक छोटी सी चीज़ को जो स्टूडेंट मांगते आ रहे हैं। तो इसके बाद एक और जो काफ़ी पिछले वक्त आप ही के पेज पे एक हॉट टॉपिक देखा गया रौनक, वो था कि आपने एक आपत्ति दिखाई कि अमेज़ॉन की एक सीरीज़ बनी थी मिरांडा हाउस की, कॉलेज लाइफ की, जहाँ पे मिरांडा हाउस में भी शूटिंग हुई थी, मिरांडा हाउस कॉलेज में उस सीरीज़ की कोई, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम लगी आपको? आप उस सीरीज़ का जब ट्रेलर खोल के देखेंगे तो उसमें पहला ही शब्द इस्तेमाल किया जाता है। क्या दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस में को प्रमोट किया जाता है? नहीं। पर उस सीरीज में ऐसा क्यों दिखाया गया? बेशक उन्होंने नाम चेंज किया, मिरांडा से मिटांडा या मिटिंडा, जो भी उन्होंने नाम करा था वो कहीं ना कहीं सिमिलर था मिरांडा हाउस के। और पहले उन्होंने तारीफ करी है मिरांडा हाउस की कि यहाँ से क्रांतिकारी लड़कियाँ निकलती थी, रेवोल्यूशनरी गर्ल्स निकलती थी, उसके बाद परब निकलती हैं, तो वो सरासर गलत था। उसका हमने विरोध किया। विरोध करने के बाद प्रिंसिपल ने भी उस चीज़ पर एक्शन किया और अपनी गलती को एडमिट किया कि मैंने बिना पूरी स्क्रिप्ट पढ़े मैंने उनको परमिशन दे दी। तो ये था वो पूरा मामला। तो अब रौनक एक बात यहाँ पे जो और आती है वो ये आई कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ है पूरी कंट्री की। स्टूडेंट्स वेट करते हैं इस यूनिवर्सिटी में जाने का।
एज अ स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट, आपके अकॉर्डिंग क्या स्टूडेंट्स खुश हैं इस वक्त यूनिवर्सिटी में? गिने चुने कॉलेजेस हैं जिनमें स्टूडेंट्स खुश हैं। फॉर एग्जांपल SRCC कॉलेज में अगर आप जाएंगे तो एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ SRCC कॉलेज। सिमिलरली हिंदू कॉलेज में आप जाएंगे तो भी एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। पर क्या 2-3 कॉलेजेस तक ही दिल्ली विश्वविद्यालय सीमित हैं जहाँ अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट भगिनी निवेदिता कॉलेज में पढ़ रहा है तो भी उसको सेम एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना चाहिए जो SRCC कॉलेज में पढ़ रहा है स्टूडेंट्स। ये लोग बोलते हैं कि एलुमनाई ने पैसा डोनेट किया है, SRCC कॉलेज वाले बोलते हैं ऐसा। तो क्या जो बाकी कॉलेजेस से बच्चे पास आउट हैं क्या वो इतने कैपेबल नहीं है? वो अपने एलुमनाई की बेइज्जती कर रहे हैं इसका मतलब? तो मेरा ये मानना है कि DU को सेम लेवल ऑफ कोर्स, सेम लेवल ऑफ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा, तभी दिल्ली विश्वविद्यालय जो द रेप्यूटेड दिल्ली विश्वविद्यालय है उसकी छवि कायम हो पाएगी। अब एक हमने ये बात करी कि स्टूडेंट्स क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आपने बताया क्लीनलीनेस का इशू है, वाटर का इशू है। अब एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट, अब आप एक स्टूडेंट की तरह नहीं सोच रहे, आप एक इतने सारे जो बच्चे हैं उनके प्रेसिडेंट के नज़रिए से जब आप चीज़ों को देखते हैं तो आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को किन चेंजेस की ज़रूरत है एक्चुअली में इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ बनने के लिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर ज़रूरत है तो एक वर्किंग कमेटी बनाने की, सबसे पहले जो एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस का है उसको वो चेक करे रेगुलर बेसिस पे। अब अगर मान लीजिए किसी कॉलेज में पीने के पानी की प्रॉब्लम है, मैं फिर से पीने के पानी की बात करूँगा, स्टूडेंट प्रिंसिपल को कंप्लेंट करता है, प्रिंसिपल एक्शन नहीं लेता, तो उसके बाद वो स्टूडेंट किसको इन्फॉर्म करेगा? वो डूसू को इन्फॉर्म करेगा। डूसू ने भी अगर मान लो प्रिंसिपल को कह दिया फिर भी एक्शन नहीं होता है तो अथॉरिटी, असाइनिंग और अथॉरिटी किसके पास है? वाइस चांसलर ऑफ DU। उनकी तरफ से अगर कोई कमेटी का गठन होता है जो प्रिंसिपल को डायरेक्शंस दे सके, ऑर्डर दे सके, तो पहली ज़रूरत तो उस चीज़ की है कि एक कमेटी का गठन हो जो स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है उनको रिजॉल्व कराने के लिए वो सिर्फ बनाई जाए। साथ ही साथ ज़रूरत है अच्छे प्रोफेसर्स की। अच्छे प्रोफेसर्स की इन द सेंस मैक्सिमम कॉलेजेस में टीचर्स टाइम पे क्लास नहीं लेते। और ये आपने विटनेस करी है जी? हाँ, मैंने विटनेस की है। मैं बिल्कुल गिन के नाम बता सकता हूँ हर कॉलेज में प्रोफेसर के कि कौन क्लास लेता है, कौन क्लास नहीं लेता। एक अभी आप जाकिर हुसैन की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, एक ब्लाइंड स्टूडेंट उसमें कह रहा है कि यहाँ कई प्रोफेसर्स कूड़े की तरह भरे हुए हैं जो क्लास नहीं लेते। वो वीडियो वायरल हुई थी, वो लास्ट ईयर की वीडियो है। वो एक दर्द है एक स्टूडेंट का जो वो फेस कर रहा है। एक ब्लाइंड स्टूडेंट अपने घर से निकल के आ रहा है सिर्फ कॉलेज में पढ़ने के लिए, और उसको फिर पढ़ाई नहीं मिल रही, पढ़ने के लिए प्रोफेसर नहीं मिल रहा जो क्लास टाइम से नहीं लेते। तो वो दर्द हमने समझा, और वो दर्द हर एक उस DU स्टूडेंट ने समझा है जो इस प्रॉब्लम को फेस करा। वो जाकिर हुसैन कॉलेज की वीडियो है। और जाकिर हुसैन आई गेस DU का सबसे पुराना कॉलेज है यार। तो वहाँ की वो वीडियो वायरल हुई थी। मेरी अंतरात्मा मेरी काँप गई थी वो वीडियो को देख के कि कितनी सच्चाई इस वीडियो के अंदर है। आप DU प्रशासन से बात करेंगे तो इन एलिगेशंस को वो झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स हैं या तो कुछ भी बोल देते हैं। क्या एक ब्लाइंड स्टूडेंट झूठ बोलेगा? नहीं। पर फिर भी DU प्रशासन इस चीज़ को नहीं मानता। पर अब चेंजेस काफ़ी देखने को मिले हैं। मेरी जब कई प्रोफेसर से बात होती है जो मेरे फेवर के हैं, वो बताते हैं कि आपका एक डर प्रोफेसर्स के बीच में बन चुका है कि एक्टिव प्रेसिडेंट आया है। और चलो खैर वो मेरी तारीफ है, वो जो प्रोफेसर करते हैं। तो देखने को मिला है प्रोफेसर्स का भी एक प्रॉब्लम है DU के अंदर। अब रौनक, एक चीज़ मेरे को ये समझाओ कि आप स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हो, कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन वो अपना एक पूरी बॉडी है। ऐसा क्यों देखा जाता है कि जहाँ पे भी एक एक्टिव स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट आएगा या कोई भी एक स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट है, उसके और कॉलेज और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ना एक नॉट सो हेल्दी रिलेशनशिप बना रहता है, दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है। व्हाई इज दिस प्रॉब्लम? क्यों ऐसा नहीं होता कि दोनों एक ही साथ बच्चों के एक्चुअल बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए वर्क कर सके साथ साथ? स्टूडेंट्स कोई गलत डिमांड तो कर नहीं रहे। स्टूडेंट्स जो सबकी कॉमन प्रॉब्लम है वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर कर रहा है
क्या मैं अपने लिए कुछ वाइस चांसलर से मांगने गया हूँ? कभी कभी भी नहीं। ये तो मेरी बात है। एक कॉलेज का प्रेसिडेंट क्या अपने प्रिंसिपल से सिर्फ अपने फेवर के लिए कोई चीज़ मांगता है? नहीं। पब्लिक एट लार्ज, स्टूडेंट एट लार्ज के लिए वो चीज़ें मांगने जाता है, फिर भी प्रशासन उस चीज़ को नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप छोटी छोटी बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें, मैंने स्पोर्ट्स की बात नहीं करी। स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट्स कितने हैं? कितने स्पोर्ट्स प्रमोट होते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर? कॉलेज वाइज जिम नहीं है, जिम है तो उसकी टाइमिंग नहीं है। कई कॉलेजेस में जिम है तो टाइमिंग 7 बजे बंद कर देते हैं, फिर बाद में पता चलता है प्राइवेटली वो ग्राउंड लीज पे दे रखा है। तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं। कई बार सेल्फ मोटो के चलते प्रिंसिपल चीज़ों को अलाउ नहीं करता, कई बार मंशा नहीं होती काम करने की, ये भी चीज़ें देखने को मिली है। अब आपको मैं 2 प्रिंसिपल्स का एग्जांपल दूंगा, उसके लिए भी हम एक रिट तैयार कर रहे हैं। जाकिर हुसैन कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, दोनों कॉलेजेस के अंदर एक ही प्रिंसिपल है, मॉर्निंग और इवनिंग का। मॉर्निंग की टाइमिंग सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है, इवनिंग का कॉलेज 7 बजे तक चलता है। क्या कोई 12 घंटे की जॉब होती है सरकार में? 10 घंटे, 12 घंटे मैक्सिमम। ये तो अगर आप देखेंगे दोनों प्रिंसिपल का टाइम, 9 घंटे का भी टाइम है, तो 18 घंटे की वर्किंग आवर्स क्या एक प्रिंसिपल दे सकता है? नहीं दे सकता, पर फिर भी बना रखा है प्रिंसिपल। मॉर्निंग का भी सेम है और इवनिंग का भी सेम है, ये ऐसे कई कॉलेजेस में है, तो ये भी वैलिड नहीं है। आदमी को भी रेस्ट चाहिए, इसलिए तो कॉलेज की डेवलपमेंट नहीं हो रही। ना वो ध्यान दे पा रहा, ना मॉर्निंग पे ढंग से ध्यान दे पा रहा कॉलेज पे, ना इवनिंग पे ध्यान दे पा रहा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमने भी एड्रेस किया है, वाइस चांसलर को भी चिट्ठी लिखी है। अभी लेटेस्ट आपको एग्जांपल शेयर करूंगा मैं, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म का। वहाँ पे जो HOD हैं, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो डायरेक्टर हैं, वो हिंदी डिपार्टमेंट से आई हुई डायरेक्टर हैं। और हिंदी डिपार्टमेंट की प्रोफेसर क्या जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ा सकती हैं? उसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। कितनी बड़ी विडंबना है देश की कि वो इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा है जो उस फील्ड का ही नहीं है। क्या फुटबॉल का कोच क्रिकेट सिखा सकता है? तो क्या एक हिंदी का प्रोफेसर जर्नलिज्म की क्लास को ला के ले सकता है? नहीं ले सकता। इससे पहले सोशल साइंस का हेड ऑफ द प्रोफेसर था, वो यहाँ का डायरेक्टर था। और ये सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत दिल्ली विश्वविद्यालय में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसकी फीस भी 70,000 रुपये की है साल की। हाईएस्ट पे कर रहे हैं स्टूडेंट्स। और फैसिलिटीज़ की जब डिमांड करी थी स्टूडेंट्स ने, तो डायरेक्टर की वीडियो सामने आई कि मैं आपको जूतों से पिटूंगी, शायद आपने देखी हो। ओके, ये वीडियो डेफिनेटली देखनी चाहिए, अभी तक नहीं देखी गई है, बट ये एक्चुअली कहा गया है। सेम लाइन है, आप शेयर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। मैम ब्रूट वगैरह ने, इन सब ने पब्लिश की है ये वीडियो कि मैं आपको जूतों से पिटूंगी, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन मैं मैडम के पास गया उनके जूते खाने, मैं कहा मैम मैं आया हूँ, मेरे को मारो अब आप जूतों से। फिर वो मिली नहीं, कमरा बंद करके VC ऑफिस मैडम बैठी थी, वहाँ हमने गेट पे प्रोटेस्ट किया कि मैम आ जाओ, हम जूते खाने आए हैं आपसे। आई ही नहीं मैडम। क्यों नहीं आई? डर था। गलत काम प्रोफेसर्स करे और एट दी एंड बदनाम स्टूडेंट्स हों कि हमसे बदतमीजी से बात करते हैं। अगर SRCC कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल मुझसे 2 मिनट शांति से बैठकर बात कर लेती तो क्या उस लेवल तक मामला पहुंचता? नहीं पहुंचता। स्टूडेंट्स की बात को सुनो, बात खत्म हुई, उसका सोल्यूशन दो। यही तो स्टूडेंट्स की मांग है। और मांग क्या है स्टूडेंट्स की? तो कहीं ना कहीं यही बात है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही इनपुट डाले तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट यूनियन के लिए भी काम आसान हो जाएगा करना। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि जिसकी अभी आपको कमी दिखाई जरूरत देती है। तो रौनक, चलिए ये तो बात हुई इतने वक्त में कि क्या चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, बट अगेन आप खुद भी एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपने चूज़ किया दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना। क्या अच्छी चीज़ें आपको क्या लगती हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छी हैं DU में? एक तो डाइवर्सिटी है DU में, आपको हर स्टेट का स्टूडेंट DU के अंदर मिलेगा। एक अच्छा इंटरेक्शन है, एलुमनाई नेटवर्क DU का बहुत अच्छा है। अगर आप एलुमनाइज देखेंगे तो सबसे ज़्यादा IAS भी आपको दिल्ली विश्वविद्यालय से मिलेंगे, जजेस भी आपको दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी के मिलेंगे। साथ ही साथ आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो DU का कोई ना कोई एलुमनाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना बड़ा चैन और नेटवर्किंग DU की है जो यहाँ से स्टूडेंट पास आउट होते हैं। साथ ही साथ जो क्राउड है, जो एटमॉस्फेयर है,
और जो चिल वाइब्स मैं जिसको कहूँगा वो दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर आपको खूब मिलेगी। काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं अच्छे जो स्टूडेंट को हैंग आउट की प्लेसेस हैं, तो ये चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। और एजुकेशन? करिकुलम अच्छा है डीयू का, पढ़ाने वाले लोग चाहिए, करिकुलम अच्छा है, इतना अच्छा है कि अगर स्टूडेंट पढ़े तो उसको कहीं ना कहीं काम आएगा। बहुत बढ़िया। तो अब रौनक, अच्छी बुरी बातें भी डिस्कस हुई, अब आगे चलते हैं, जो कि और 1-2 महीने में वक्त आ रहा है एडमिशन्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी के। हर बच्चे को इंतज़ार रहता है, पेरेंट को भी, बच्चों से पेरेंट्स को ज़्यादा इंतज़ार रहता है कि ठीक है अब फाइनली 12th कंप्लीट हो रही है और उसके बाद अब, और नॉट जस्ट दिल्ली से पर पूरे इंडिया से बच्चे आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वेट कर रहे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकले, एक आधे परसेंट मार्क्स के डिफरेंस से एडमिशन्स आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपका अभी रिसेंटली देखा गया कि आपने फिर इस चीज़ के ऊपर एक क्वेश्चन रेज किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको लग रहा है कि पिछले कुछ वक्त में एडमिशन्स उतने फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं हुए। तो ये क्या पूरा सिनेरियो है इस वक्त? सिनेरियो इसका बहुत क्लियर है। पहले जब भी डीयू में एडमिशन्स होते थे आज से 2 साल पहले, तो मेरिट लिस्ट निकाली जाती थी। मान लीजिए नमित भाई के 95% मार्क्स आए, रौनक के 94% मार्क्स आए, तो रौनक नमित एक दूसरे को जानते होंगे। आज के टाइम में अगर आपने किरोड़ीमल एडमिशन लिया है, आपका मान लीजिए 95% मार्क्स में एडमिशन हुआ है, तो मैं देख ही नहीं पाऊँगा उस चीज़ को कि मेरे से ज़्यादा में कितने मार्क्स में एडमिशन हुआ है। मेरा एक स्क्रीन में, एक लिमिटेड स्क्रीन पर मेरे को बांध दिया गया है डीयू ने कि आपके जितने मार्क्स है वो आपको दिख जाएगा, आपको लास्ट कट ऑफ दिख जाएगी, उसमें नाम किसका उस कट ऑफ में वो भी नहीं आपको दिखाया जाएगा, बस मार्क शो किए जाएंगे। तो ऐसा क्यों है? ये सवाल डीयू प्रशासन से मेरा है कि अगर ट्रांसपेरेंसी स्टूडेंट्स के बीच नहीं रहेगी। जब मेरा एलएलबी में एडमिशन हुआ था, मेरे 311 मार्क्स थे आउट ऑफ 400। पूरी लिस्ट अनाउंस हुई थी एलएलबी की, कितने नंबर्स पे किस किस स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, हम देख सकते थे। आज के टाइम में आप एलएलबी की लिस्ट तो भूल ही जाइए कि किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स है, कोई बता सकता है। लिस्ट निकालनी ही बंद कर दी। तो अब सिर्फ एक कट ऑफ आएगा कि कट ऑफ इतना है, आपके नंबर इतने हैं, अगर आप आते हैं तो अच्छी बात है उसमें, और नहीं आते तो नहीं, बस। तो हमारी यही ट्रांसपेरेंसी की मांग थी कि मैम जो पहले प्रोसीजर फॉलो होता आ रहा है वो आपने अपने एक आर्बिट्री मैनर में उस चीज़ को लागू कर दिया कि अब हम से मेरिट लिस्ट हम नहीं शो करेंगे। तो अपने आप में डीयू की एडमिशन प्रोसेस पर सवाल खड़े कर रहा है। हमने पिछले साल भी मांग की थी, इस साल भी मांग की, और इस साल अगर डीयू प्रशासन नहीं मानेगा तो कोर्ट के थ्रू हम लोग अपना ऑर्डर लेकर आएंगे। और क्यों ये चेंज हुआ पिछले 2 साल में, आपके अकॉर्डिंग कोई आइडिया कि क्यों डीयू ने चूज़ किया कि अब चेंज करते हैं? डीयू के पास कोई एक्सप्लेनेशन तो होगी इस चीज़ की? इसके लिए अगर आपका सवाल रजिस्ट्रार और वीसी से रहेगा तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या उनका रीज़न था, क्या माइंडसेट था। क्योंकि मेरे आज तक समझ नहीं आया कि ट्रांसपेरेंसी तो अच्छी चीज़ है, सब लोग चाहते हैं ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, इन लोगों ने क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट किया। तो हमने भी पूछा पर कोई जवाब नहीं। इन्होंने कहा ये फिजिबल है। कैसे फिजिबल है? स्टूडेंट्स तो देख ही नहीं पा रहे। आपने मान लो मेरा 311 नंबर पे एडमिशन हुआ आउट ऑफ 400, आपने लास्ट कट ऑफ 313 बता दी, तो कितने स्टूडेंट्स हैं 313 के, वो भी तो दिखाइए आप। तो कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी पे तो क्वेश्चन है ही, कौन चेक कर रहा है? आज तक किसने चेक किया है? कौन सी कमेटी आके चेक करती है कि किस स्टूडेंट का कितने मार्क्स पे एडमिशन हुआ? इसका मतलब तो आप किसी को भी कभी भी कैसे भी एडमिशन दे सकते हैं। जिसके हाथ में पावर है वो तो कितने भी मार्क्स पे एडमिशन दे दे। क्या आज तक उसके ऊपर इंक्वायरी हुई है, या आज तक स्टूडेंट यूनियन को इन्होंने कोई डाटा रिवील किया है कि ये डाटा हमारा, आप चेक करवा के देख लीजिए? नहीं हुआ। तो हो सकता है कहीं ना कहीं सबसे बड़ा स्कैम ही डीयू में एडमिशन्स का हो, कोई बड़े दो राय नहीं है इसमें। और मैं तो पीएचडी का भी किया था, तब भी मैंने कहा था अब यूजी और पीजी के एडमिशन्स होंगे तब भी हम इस बात को उठाएंगे। और क्या स्टूडेंट्स भी जो हैं उनके लिए भी, मतलब उनकी तरफ से भी एक कंसर्न है, या इट्स जस्ट फॉर द स्टूडेंट यूनियन जो आप उठा रहे हैं? कि बिल्कुल कंसर्न है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट का वो बुलाकर उससे पूछेंगे तो वो चाहता है कि ट्रांसपेरेंसी हो, लिस्ट आउट हो, उसको पता चले कि उसको कितना और अपग्रेड करने की ज़रूरत थी कि उसका एडमिशन हो जाता है। एक सिर्फ लास्ट नंबर शो कर देना कि यू हैव गॉट 312 मार्क्स और आपके 311, आप नहीं जा सकते, दिस इज़ नॉट द रीज़न।
आप दिखाइए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कितने मार्क्स अलॉट हुए हैं। जब हर साल होता आ रहा है प्रोसेस, तो उसको क्यों चेंज करने पे आप लोग इतने ईगर हो के ये चीज़ चेंज करनी है? जो चीज़ चेंज करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो तो चेंज कर नहीं रहे हैं, पर हाँ जो ट्रांसपेरेंसी की ठीक चीज़ है उसको भी खराब कर दिया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन, हाँ, तो ये एडमिशन्स की तो एक डेफिनेटली बात हुई कि आपको कहीं ना कहीं प्रोसेस में लग रहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। यहाँ ये इस पॉइंट से आई कंप्लीटली अग्री कि ट्रांसपेरेंसी होनी बड़ी ज़रूरी है, ताकि बच्चे को भी ना रिग्रेट ना रहे कोई, या कोई डाउट्स ना रहे उसके दिमाग में, उसको क्लियरली पता चल जाए कि मेरी परफॉर्मेंस ऐसी थी, इतने लोगों को मिला, ये वो लोग हैं, और बस कोई शंका किसी के मन में ना रहे। और हर साल फॉलो होती आई है वो चीज़, तो क्यों चेंज करनी है सिस्टम को? या सिस्टम ज़्यादा अच्छा हो तो अडॉप्ट करें उस चीज़ में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रौनक, आपने बात की इंफ्रास्ट्रक्चर की, कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी डेफिनेटली वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं दिल्ली की, इतने सालों पुराने कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे कहीं ना एक अच्छा करिकुलम, एजुकेशन का, कॉलेज लाइफ अच्छी है, सब अच्छा है, बट ये भी देखा गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर अब पीछे होता जा रहा है, जितना उसको अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। जैसे अगर अब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ थोड़ा सा देखें, सेमी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखें, तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ स्टूडेंट्स को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ बहुत लोगों से सुनने में आता है कि हो रहा है। डू यू अग्री टू दिस और नॉट? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज़ 100% हो रहा है। अगर आप जाकिर हुसैन कॉलेज का मैं बात करूँगा फिर से, तो हमने आरटीआई लगाई थी। आरटीआई में ये पता चल रहा है कि 3.5 करोड़ का अमाउंट सरप्लस रह गया ये कॉलेज के पास, वो खर्च ही नहीं कर पाए उस अमाउंट को। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात करेंगे तो स्टूडेंट्स अभी भूख हड़ताल पे बैठे थे वहाँ के क्लास बोर्ड्स हमारे क्लासरूम में लगाए जाएँ, ख़राब कंडीशन के क्लास बोर्ड है। इस चीज़ को लेकर स्टूडेंट भूख हड़ताल पे बैठे हैं एक दिन, और 3.5 करोड़ का फंड कॉलेज यूनियन जो है, कॉलेज अथॉरिटीज़ वापस कर रही हैं अथॉरिटीज़ को कि हम इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाए, अंडर यूटिलाइज्ड फंड रह गया ये हमारा। पैसे की तो कमी दिल्ली विश्वविद्यालय में है ही नहीं, पर काम करने की नीयत की कमी है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। हाँ, क्योंकि ये डेफिनेटली आपने जो ये बात करी है, ये एक कंसर्न श्योरली है कि जब सरप्लस फंड है कॉलेजेस के पास, तो डेफिनेटली उस उतने अमाउंट में तो एक्चुअली बहुत कुछ बेटर बनाया जा सकता है। अब आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी वाइस चांसलर साहब से बात हुई, मैंने उनको कहा कि सर मेरा एक इलेक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट एजेंडा था क्लासरूम्स के अंदर एसी लगवाना, हर कॉलेज के अंदर, हर क्लासरूम के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, हम इसको करते हैं, हम एक कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी इस चीज़ पर वर्क करेगी, पैसे की तो कमी है ही नहीं, वी हैव लॉट ऑफ फंड्स, आप जैसे कहेंगे हम इसको करेंगे। फिर उन्होंने कहा बिजली का खर्चा बहुत आएगा। मैं सर सोलर पैनल लगा लीजिए, बहुत अच्छा, सरकार भी प्रमोट कर रही है इस चीज़। डेफिनेटली दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, हम इस पे काम करेंगे। वो आज तक काम नहीं हुआ, मैंने प्रोटेस्ट भी करी, मैंने सारी चीज़ करी। बाद में जब मैं दोबारा मिल के आया 1 महीने के बाद कि सर मेरी आपसे 2 महीने पहले बात हुई थी और आज मैं फिर उस मुद्दे पे आया हूँ, तब उनकी स्टेटमेंट एकदम चेंज मिलती है मेरे को। फिर वो कहते हैं ये तो कॉलेज का डिसीजन है, प्रिंसिपल एंड गवर्निंग बॉडी विल लुक इनटू इट, एंड मेरे हाथ में जो कॉलेजेस हैं मैं उनके लिए तो कर ही रहा हूँ, एसी लगवा ही रहा हूँ, पर कॉलेज का मैं नहीं कर सकता। मतलब जो स्टेटमेंट 2 महीने पहले थी वो 1 महीने बाद चेंज हो रही है। अब क्या मैं वाइस चांसलर की भी रिकॉर्डिंग को, अपना फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके बैठूँ कि मेरे पास प्रूफ रहे? मतलब इस लेवल तक की हमें चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि 2 महीने पहले हमें कुछ कहा गया और 1 महीने बाद कैसे अपनी जुबान से पलटा इन्होंने, वीसी साहब ने मेरे सामने ही मारा है। और मैं खुल के कहता हूँ हमें किसी का डर नहीं है। और अब इस मैटर में क्या करने का सोच रहे हैं फिर, क्योंकि अगर नहीं ये चीज़ हुई तो अब आप देखिए जैसे जैसे गर्मी नज़दीक आ रही है, अभी भी हम एसी के अंदर बैठे हैं और यहाँ तो हम बैठ के बात ही कर रहे हैं सिर्फ। एक स्टूडेंट बैठ के पढ़ता है, उसको कितनी गर्मी फेस करनी पड़ती होगी। दिल्ली की गर्मी, पहले ग्लोबल वार्मिंग का जो लेवल था वो ऑब्वियस सी बात है हर साल इंक्रीज़ होता आ रहा है। सिचुएशंस के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा, एडॉप्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें। वीसी साहब ने खुद एडमिट करा, अगर नहीं करते हैं तो मैं भूख हड़ताल करूँगा, और सामूहिक जब तक आमरण अनशन की भूख हड़ताल होने वाली है दिल्ली विश्वविद्यालय में, जब तक मर नहीं जाऊंगा, एसी की इनसे लिखित में नहीं ले लूंगा, तब तक भूख हड़ताल का अनशन हमारा जारी रहेगा। और ये आप बता चुके हैं ओपनली कि ये होगा, अगर तो कितना टाइम दिया रौनक? उन्होंने मेरे को 1 महीने का समय दिया था, वो 1 ही महीना पूरा होने वाला है। अगर कुछ नहीं रिपोर्ट आती है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डू दिस। और एजेंडा की आपने बात की, तो जब आपने प्रेसिडेंटशिप के लिए आपने कंटेस्ट किया था, तो अपार्ट फ्रॉम एसीज और क्या मेजर एजेंडास थे रौनक? एसीज का था, वाईफाई का था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का था, जो आउटर के कॉलेजेस हैं उसको बस से कनेक्टिविटी की जाए, डीयू अपनी बस जो है लॉन्च करे,
साथ साथ जैसे वॉशरूम्स की बात की, वो एजेंडा था हमारा। प्लेसमेंट सेल का एजेंडा था कि एक अच्छा प्लेसमेंट सेल एस्टेब्लिश हो, उसके लिए भी मैंने अपनी टीम इंट्रोड्यूस करी है जो प्लेसमेंट में कवर अप कर रही है। एनवायरनमेंट का हमारा मुद्दा था, क्लीनिनेस का मुद्दा था, ट्रीज प्लांट करने का मुद्दा था, उसके लिए मैंने अलग सेल जो है पहली बार DU में हुआ है कि इन्वायरमेंट सेल अलग है, वुमेन एम्पावरमेंट सेल अलग है, साथ ही साथ कल्चरल सेल, एजुकेशनल सेल, ये सब सेल्स को इनोग्रेट मैंने अपने टेन्योर में 1 महीने के अंदर ही किया था। तो उन सबको ड्यूटीज़ असाइन करके हम लोग काम कर रहे हैं। और अगर हम जैसे मेजर आपके एजेंडाज की बात करें, वाईफाई अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो क्या कंडीशन है इस वक्त अगर हम वाईफाई वगैरह की कुछ बात करें? कॉलेजेस में वाईफाई वर्किंग कंडीशंस में है, कुछ कॉलेजेस में नहीं है, कई कॉलेजेस में रनिंग कंडीशन में है, अच्छा वाईफाई अब मिल रहा है। ग्रेट। ट्रांसपोर्ट की आपने बात करी कि आउटर जो आउटस्कर्ट्स पे कॉलेजेस है वहाँ बस की फैसिलिटी आपको DU से सैंक्शनिंग मिल चुकी है? अभी नहीं मिली, उसकी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस में है प्रोसेस। देखिए अपने टेन्योर एंड तक हमारी कोशिश है कि आउटर के कॉलेजेस को बस अलॉट करा के जाएंगे। बिल्कुल। रौनक, एक बात और कि डेफिनेटली एक स्टूडेंट यूनियन जो है वो स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए काम करती है। स्टूडेंट्स को जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे उसको हेल्प आउट करेगी उसकी बात आगे रखने के लिए। पर अगर स्टूडेंट का मिसकंडक्ट सामने आ रहा है या स्टूडेंट गलत चीज़ों में दिख रहा है या गलत कंप्लेंट्स लाता हुआ दिख रहा है, तो क्या स्टूडेंट यूनियन वहाँ पे भी स्टूडेंट को बोलेगी कि नहीं, यू आर नॉट राइट हेयर, या आप यहाँ सही नहीं कर रहे? बिल्कुल बोलेंगे, जो गलत होगा वो गलत है, चाहे उसमें स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर हो। हमारे पास कई स्टूडेंट ऐसे आते हैं मेरे पास कि भैया मेरी UFM लग गई, भैया मेरी बैक आ गई, तो उस चीज़ पर हम कोई स्टैंड नहीं लेते। UFM अगर लग गई तो हमने तो आपको UFM इज, अगर आप अनफेयर मीन्स ऑफ चीटिंग, जो पेपर में मान लीजिए कोई स्टूडेंट फ़ोन लेकर बैठा है या अपनी चीटिंग नोट्स लेकर बैठा है, तो वो ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, भैया इसमें कुछ मेरा करवा दीजिए, तो हम मना कर देते हैं कि जब आप क्यों लेकर बैठे थे, हम गलत चीज़ को थोड़ी ना सपोर्ट करने के लिए बैठे। सही चीज़ के लिए तो जहाँ तक भी न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो हम लड़ते हैं, चाहे किसी से भी प्रशासन से ईंट बजानी हो हम खड़े मिलेंगे, सच के लिए, झूठ के लिए नहीं, गलत के लिए नहीं। हाँ, तो जहाँ स्टूडेंट्स गलत होंगे वहाँ यूनियन वहाँ पे सपोर्ट नहीं बिल्कुल नहीं करेगी, मेरा सपोर्ट नहीं रहेगा जी। तो रौनक, इसी पे अभी रिसेंटली ना एक वीडियो और इंटरनेट पे आई थी जहाँ पे ना ये बताया गया उस वीडियो में कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी PG का ये वीडियो है जहाँ पे बच्चे अल्कोहल वगैरह लेते दिखे और अलग ही एक कंडीशन में थे। तो वहाँ आप तक वो वीडियो पहुँची है? मैंने नहीं देखी अभी तक। एक ऐसी वीडियो आई जहाँ पे बाकी कई जगहों पे सेल्स ने ये बोला, लाइक आई गेस DU के ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कहा कि ये DU के बच्चों की वीडियो ही नहीं है, ये वीडियो ही कहीं और की है। इन द रूम, जी 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 वो मैंने शेयर की थी, वो DU की वीडियो नहीं थी। ओके, वो दिखाया उसे ऐसा गया कि क्या ये DU का है? हाँ, ये DU का थाईलैंड साइड की कोई वो वीडियो थी, थाईलैंड की भी नहीं कहूँगा मैं, कोई आउटर कंट्री की थी, इंडिया की भी नहीं थी वो वीडियो। और उसको ऐसा क्या स्टूडेंट्स आफ्टर फेस्ट सीन्स भी लाइक, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मैंने प्रॉपर एक वीडियो निकाल कर डाली थी कि ऐसी भ्रमित करने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर ना फैलाई जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर से स्टूडेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हैं, एक बहुत ही ज़्यादा माँ बाप की उम्मीदों को लेकर कि स्टूडेंट DU जाकर पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली जाकर पढ़ाई कर रहा है, तो उस उम्मीदों को ना तोड़े ऐसे पेजेस। ये वीडियो मैंने रिलीज़ की थी। आपने बहुत अच्छी बात कही कि बहुत दूर दूर से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं हमारे लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में। इंडिया की सबसे कॉर्नर प्लेसेस से भी लोग आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, साउथ से बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। तो डेफिनेटली यार एक बच्चा 18-19 साल का जा रहा है, पेरेंट्स के मन में थोड़ा सा डर रहता ही है। तो इस वक्त स्टूडेंट्स की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की कंडीशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, वो कैसी है? जो बच्चे बाहर की स्टेट से आए हुए हैं पढ़ने, अगर उनकी हम सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करें तो वो कंडीशन कैसी है इस वक्त DU में? फॉर द मीन वाइल अगर आप सेफ्टी सिक्योरिटी की बात करेंगे तो नॉर्थ कैंपस में भी और इवन साउथ कैंपस की भी इतनी बड़ी सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम मेजर है नहीं, क्योंकि आप विजयनगर जाएंगे तब भी आपको रात को स्टूडेंट्स घूमते हुए मिल जाएंगे 12 बजे रात के 1 बजे तक भी। तो अगर प्रॉब्लम होती तो स्टूडेंट्स वहाँ पर नहीं मिलते हमें। और इतनी है जो छोटे मोटे कंसर्न्स होते हैं, जैसे फ़ोन स्नैचिंग का कंसर्न है और वुमेन ईव टीजिंग का इतना कंसर्न पहले था, पर अब आज के टाइम पे उस चीज़ पर भी लगाम है, क्योंकि एक परमानेंट PCR वैन मैंने SHO को बोला हुआ है जो रेगुलर राउंड पर रहती है,
तो इतना कंसर्न आज के टाइम पे सेफ्टी सिक्योरिटी का है कि माँ बाप फील सेफ कर सकते हैं डीयू में बच्चों को भेज के। जब सेफ्टी की हम बात करें, एक और कंसर्न आता है जो कि है रैगिंग। कॉलेजेस में रैगिंग का जो एक रहता है, उसको लेकर डूसू का क्या स्टैंड है, या रैगिंग के ऊपर या रैगिंग के अगेंस्ट आपका क्या ओपिनियन है? मैं श्रद्धानंद, मेरा एडमिशन था जब भी कोई रैगिंग नहीं हुई, और मैं लॉ फैकल्टी आया जब भी कोई रैगिंग का सीन नहीं था। और मेरे ख्याल से 99% कॉलेजेस में रैगिंग नहीं है डीयू के अंदर। एक दो कॉलेजेस के अंदर है, उसमें मैं खुद भी जाके आया था, जैसे एफएमएस है, वहाँ थोड़ा रैगिंग का सीन देखने को मिला था। और रैगिंग कौन रहा था? छोटे छोटे बच्चे। अब हम चलो पीजी में आ गए तो हमें वो छोटे लग रहे हैं, पर ठीक है, इन द मीन वाइल ओवरऑल इतनी रैगिंग डीयू में नहीं है। पहले होती थी, अब नहीं है। तो इस चीज़ पे भी पेरेंट्स निश्चिंत रह सकते हैं, इस चीज़ पे भी निश्चिंत रह सकते कि डीयू में बच्चे अगर जा भी रहे हैं एंटी रैगिंग सेल भी बना रखा है जो एक्टिवली काम करता है, तो अच्छा है, रैगिंग नहीं है। अब रौनक, इन सारी चीज़ों के बाद आफ्टर ऑल चलो बच्चे ने पढ़ भी दिया, सब कुछ हो गया, अब लास्ट एंड फाइनल चीज़ आती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, प्लेसमेंट की। तो प्लेसमेंट का कंडीशन इस वक्त एज अ स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट आपको कैसा लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का कैसा है प्लेसमेंट का कंडीशन? बहुत खराब। ओके, ये एक ब्रूटल ब्लंट आंसर है। रेशो आप निकालेंगे तो एसआरसीसी कॉलेजेस के आपको प्लेसमेंट हुए स्टूडेंट्स मिलेंगे, हिंदू के मिलेंगे। हाँ, क्योंकि एसआरसीसी तो माना गया है अपनी प्लेसमेंट्स के लिए, रामजस के मिलेंगे। अभी एक आरटीआई में पढ़ रहा था कल ही, लॉ फैकल्टी की, 10-12% का सिर्फ सिलेक्शन रेशो है टोटल। अगर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स हैं, 1000 स्टूडेंट्स में से 100 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट है, और एवरेज 20-25 हज़ार की सैलरी क्लेम की है एक स्टूडेंट की, एडवोकेट की। तो प्लेसमेंट तो मैंने खुद आज तक नहीं देखी कि मेरी लॉ फैकल्टी के अंदर प्लेसमेंट का सेशन कंडक्ट हो रहा है। मैं तो एक एक्टिव स्टूडेंट में से आप कंसिडर कर सकते हैं कि जो चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, तो मेरे आगे तो आज तक मैंने लॉ फैकल्टी में प्लेसमेंट होती हुई नहीं देखी। और सिर्फ लॉ की बात नहीं है, अच्छे कॉलेजेस में भी आप जाएंगे, जैसे दयाल सिंह में आप चले जाइए, आप देशबंधु में चले जाइए, प्लेसमेंट सेलेक्टिव ही नहीं है। फंड इतना अलॉट होता है पर सेलेक्टिव नहीं है उस कॉलेज का, तो बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है। 100% में से मैं गारंटी के साथ आपके प्लेटफॉर्म पे कह के जा रहा हूँ, जो बच्चा डीयू से पास आउट होके जाएगा 70% वो नौकरी की तलाश करेगा डीयू से पास आउट होने के बाद। और एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि डीयू को तो ऐसा माना जाता है कि डीयू के पढ़े हुए बच्चे की बहुत वैल्यू है, वहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो शायद वो कुछ अलग ही है। बहुत अलग है ग्राउंड रियलिटी, क्योंकि मन में तो सबके एक वो फसाड बना होता है कि डीयू में चले जाएंगे तो सेट हो गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त प्लेसमेंट्स को लेकर अलग है। बीए प्रोग्राम से बच्चों से पूछो ज़रा एक बार, बीए प्रोग्राम में अगर एक सेक्शन में 90 बच्चे हैं तो 85 बच्चे बेरोजगार निकलेंगे वहाँ से, 100% श्योर हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ। मैंने आज तक नहीं देखा कि मेरे स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में प्लेसमेंट का सेल ने मुझे इनवाइट किया हो कि हम आपको नौकरी देंगे, नहीं आया कभी ऐसा। तो आपको अब इन प्लेसमेंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए आपके अकॉर्डिंग क्या करने की ज़रूरत है इस वक्त? क्योंकि डेफिनेटली 70-30 का रेशो बहुत बड़ा है। अब लिमिटेड टाइम है हमारे पास। वी गॉट इलेक्टेड इन नवंबर, 2 मंथ हमारी इलेक्शन में भी डिले हुआ रिजल्ट आने में। 4 महीने के अंदर हम पहले तो लड़ाई लड़ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि पहले पीने का तो पानी मिले, बैठने के लिए क्लासरूम्स तो मिले, उसके बाद फिर हम लड़ाई लड़ेंगे एकेडमिक्स की, प्रोफेसर्स की, उसके बाद चीज़ आएगी प्लेसमेंट की। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा प्लेसमेंट का ही रहने वाला है, जो हमारी मूवमेंट होगी, क्या प्लेसमेंट रेशो है, कितनी कॉलेजेस का डाटा है। आरटीआई लगा के पहले तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से कॉलेज पे एक्शन लेने की प्लान बनाएंगे। चलिए, ये तो आपकी तरफ से मूव हो गया, बट आप डीयू के स्टूडेंट भी रहे हैं, आप स्टूडेंट यूनियन के करंट प्रेसिडेंट भी हैं। आप एक स्टूडेंट के नज़रिए से आपको क्या लगता है कि कॉलेजेस को क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि देखो, स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट तो हर साल बदला जाएगा, आज आप हैं, कल कोई और होगा, उसके अगले साल कोई और होगा, बट कॉलेज तो वहीं रहने वाला है, एडमिनिस्ट्रेशन वहीं रहने वाली है, फैकल्टी वहीं रहने वाली है, तो उनको क्या करने की ज़रूरत है? एक अच्छा प्लेसमेंट सेल का कोऑर्डिनेटर नियुक्त हो, जो स्टूडेंट को स्किल बेस्ड एजुकेशन में और ट्रेनिंग मिले। स्किल बेस्ड एजुकेशन यानी कि कई कॉलेजेस में आप जाएंगे, जैसे दयाल सिंह कॉलेज के अंदर स्किल बेस्ड कोर्स फ्री ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है।
मेरे को बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा कि पैसे भी नहीं लिए जा रहे और स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पढ़ाया भी जा रहा है। क्यों? वो कल को प्लेसमेंट में जाके मदद करेगा। अब मान लीजिए आपका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, प्लेसमेंट तो प्लेसमेंट है, चाहे वो किसी भी फील्ड में आपको मिले, तो प्लेसमेंट वाले जाके बंदे वहाँ पर हायर करेंगे जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड के हैं। तो स्किल बेस्ड एजुकेशंस प्रमोट हो, प्लेसमेंट का कोऑर्डिनेटर अच्छा नियुक्त हो, उसके बाद प्लेसमेंट का जो रेशियो है हमारा वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता दिखेगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने प्लेसमेंट सेल बेहतर कर दिया तो कल ही सारे स्टूडेंट्स जो है प्लेस हो जाएंगे। धीरे धीरे इसमें अपग्रेडेशन होगा और उसकी शुरुआत करने की ज़रूरत आज से है। डेफिनेटली जब धीरे धीरे वर्क इस पे कंसिस्टेंटली चलेगा तभी कहीं ना कहीं वो पूरा एक सिस्टम बदल पाएगा इस चीज़ के लिए। रौनक, अब इन सारे मेजर चीज़ों को डिस्कस करने के बाद एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि अब आगे अपने बच्चों का एडमिशन सोच रहे हैं DU में कराने के लिए? बिकॉज आई डेफिनेटली नो कि चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स है बट आप अगेंस्ट तो नहीं है यूनिवर्सिटी के, आप प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट है, राइट? प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ाई है, किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी इंडिविजुअल के खिलाफ की लड़ाई नहीं है। तो आप पेरेंट्स को क्या ये कहना चाहेंगे कि जो बच्चों के अब एडमिशन को प्लान कर रहे हैं और इस वक्त उस कश्मकश में है कि किस कॉलेज में भेजा जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? मेरा कॉलेज जो पेरेंट्स हैं उनसे यही मेरा रिक्वेस्ट कह लो या आग्रह कह लो या एडवाइस कह लो, आप निसंकोच अपने स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए भेजिए। पर एक कंडीशन है, आपका बच्चा अगर पॉलिटिक्स में या अपनी आवाज़ उठाने के लिए लड़ाई लड़ता है तो उसको डिस्करेज मत करिएगा, उसको एनकरेज करिएगा, क्योंकि आपके बच्चे को लड़ने की ज़रूरत है, तभी आपके बच्चे को उसका हक मिल पाएगा, वरना उसको हक नहीं मिल पाएगा DU के अंदर। और अगर वो लड़ाई लड़ने में सक्षम है तो उस पेरेंट्स के लिए खुशनसीबी होगी अपने बच्चे को लेकर कि मेरा बच्चा अपने हक के लिए लड़ सकता है। तो कहने को तो ये बहुत ही गलत चीज़ है कि हम लड़ाई या हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम स्टूडेंट को प्रमोट करें, पर वो हक की लड़ाई नहीं है, वो अपने इंडिविजुअल राइट्स की लड़ाई है जो हमारा संविधान गारंटी करता है। अपने कंसर्न्स के लिए आवाज उठाने की बात है कि वो चुप ना रहे बच्चा उनका। ये पेरेंट्स को भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। मैं ये नहीं कह रहा वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े, पर वो अपने हक के लिए तो आवाज़ उठाए ताकि प्रशासन की आँख खुले। हाँ, कि जहाँ उसे लग रहा है कि कॉलेज के सिस्टम में गलती है तो बोले कि बोले। एंड दैट इज़ द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स नहीं बोलेंगे, सबसे पढ़ा लिखा कौन है? एक स्टूडेंट है, एक युवा है, वो ही नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? क्या एक स्वीपर बोलेगा कि मैं अपनी हक की आवाज़ लूँ? तो डरेगा कि मेरी नौकरी चली जाएगी। गार्ड भी नहीं बोलते दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्योंकि डर है नौकरी चली जाए, तो बोलेगा सिर्फ आपका बच्चा। और ये तो हुई पेरेंट्स के लिए। अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी को एज एक, मैं ये नहीं कह रहा कि हम हमेशा एंटी बोल रहे हैं, बट क्या रिकमेंडेशन है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को या स्टाफ को, फैकल्टी को? मेरी एक ही उनसे सवाल है कि अगर आपका बच्चा आपके सामने होता तो क्या आप उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे होते? बस अगर उनकी अंतरात्मा कह दे इस बात को कि हाँ हम अपने बच्चे को भी पीने का पानी और ढंग के वॉशरूम्स नहीं देंगे, तो मुझे मंजूर है कि आप ऐसे ही वॉशरूम्स दे दीजिए, आप ऐसे ही पानी पीने का पानी दे दीजिए, आप ऐसी ही फैकल्टी दे दीजिए, हम पढ़ लेंगे। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाल है कि जो हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वही हम अपने लिए, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए क्या रेडी हैं अपनाने के लिए। बिल्कुल। चलिए, तो रौनक, बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन थी आज की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अराउंड इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमने बातचीत करी। थैंक यू सो मच, आज आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमें दिया। एंड डेफिनेटली वी होप कि आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं वो आएंगे, लाए जाएंगे। आपके टाइम के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए थैंक यू सो मच रौनक। थैंक यू नमित भाई। थैंक यू।